हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं कराने वाला हूं आपको थर्ड बुक का सेकंड चैप्टर कंप्लीट। देखो, हमने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हमारा जो सेकंड चैप्टर है, लास्ट चैप्टर रह रहा है, और जब ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसमें सारी की सारी थ्योरी है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप एक चीज़ से तो बचे हुए हो कि इसमें हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ध्यान ही नहीं देना। दूसरी चीज़ ये, बच्चों, मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। आप ऐसी आशा मैं कर रहा हूँ कि शायद आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ भी आई होंगी और आपका प्यार इसी तरह हमारे लिए बना रहेगा और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा। नए सेशन में फिर दोबारा से शुरू करूँगा, एक साथ सारे चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं सारे आपको कराऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं इनकी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो सबसे पहले नाम का मतलब समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो अभी आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी कौन कौन बताता है? बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या आ रही है, उसके अंदर सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। और फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी स्टेटमेंट से भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज मिलती है। तो ये दो चीजें थी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। ये तो हो गया इसके नाम का मतलब। अब लास्ट में आता है एनालिसिस। एनालिसिस देखो, मैंने कई बार, ये पूरी बुक ना एनालिसिस के ही ऊपर है। अकाउंटिंग रेशियो ले लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट ले लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी ले लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ले लो, सारा एनालिसिस के ऊपर है। मतलब एक कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके अंदर मतलब क्या क्या देखना होता है। देखो, हम कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज करेंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे किसी चीज को। हम उसे पढ़ सकते हैं, एनालाइज होगा, हमारे पास एनालिटिकल रिपोर्ट होगी तो ही हम उसे रीड कर पाएंगे। हम उसे पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उसे हम समझ भी सकते हैं। तो बच्चों, ये तो था हमारा नाम का मतलब, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, जो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखनी है, वो एनालिसिस की ही 6 इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका पहला नाम एक्सटर्नल है, दूसरा इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंट्राफॉर्म, इंटरफॉर्म। तो मैंने 6 बातें बताई यहाँ पर। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो बताया था वो बताया था एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कौन आते हैं? एक्सटर्नल में आते हैं आउटसाइडर, जो कंपनी से बाहर के होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउटसाइडर। ये कंपनी से बाहर के लोग होते हैं। इनमें कौन कौन आता है? इन्वेस्टर आते हैं, जिन्हें कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बैंक जिनसे हमें लोन लेना है, क्रेडिटर जिनको हम मतलब माल वगैरह उधार ले सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसी एजेंसीज जो हमारी कंपनी की रिपोर्ट रखती हैं, कुछ रिसर्चर्स जो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, जो मतलब शेयर्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन की एनालिसिस उन्हें करनी है, तो वो क्या होता है? हमारे रिसर्चर्स होते हैं। अब बच्चों, ये क्या है? ये एक्सटर्नल है, ये एनालिटिकल रिपोर्ट उठाते हैं जो एक्सटर्नल आउटसाइडर होते हैं, और वो इन चीज़ों के लिए यहाँ पर इन्वेस्टर हो गया। भाई, वो इन्वेस्ट जब ही करेगा ना जब कंपनी की उसके पास पूरी की पूरी अच्छे से तरीके से जानकारी होगी। बैंक क्या करेगा? उसे एनालाइज करेगा कंपनी को। क्यों करेगा? क्योंकि भाई कल को मैं उससे लोन मांगने जाऊंगा तो वो देखेगा कि तुम्हारी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से तुम्हारी कंपनी पैसा कमाती है। क्रेडिटर हो गया, भाई मैं माल उठाने जाऊंगा, कल को मेरे को उधार में माल चाहिए, तो ठीक है, वो कंपनी की रिपोर्ट देखकर ही मेरे को उधार में माल देंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मेरी एक्सटर्नल से रिलेटेड थी। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था इंटरनल का। इंटरनल में 2 ही आते हैं, ऑनर, दूसरा मैनेजमेंट। क्या बताया मैंने? एक ऑनर, दूसरा मैनेजमेंट। ऑनर वो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए, और भी जो कंपनी का ऑनर है वो हो गए, और दूसरा हो गया हमारा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट एनालिटिकल रिपोर्ट क्यों चाहता है? वो इसलिए चाहता है कि कंपनी की सेल क्या हो रही है, हमें क्या क्या चीज़ें कंपनी के अंदर और बढ़ानी चाहिए, कौन कौन सी मशीनरी को इंक्रीज करना चाहिए जिससे कि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी निकले, क्या क्या ऐसे काम हमें अप्लाई करने चाहिए कंपनी के अंदर जिससे कि कॉस्ट कटिंग हो सके। तो ठीक है, यहाँ पर जो इंटरनल है, यहाँ पर 2 ही आते हैं, एक ऑनर, दूसरा मैनेजमेंट। अब तीसरा बच्चों आता है, तीसरा और चौथा। देखो, ये हम पढ़ेंगे डिफरेंस से। देखो, मैंने डिफरेंस यहाँ पर लिख रखा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच क्या डिफरेंस होता है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, बस आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 5th पर। एक होता है इंट्रा और 6 होता है इंटर। अब इंट्रा और इंटर, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। इंट्रा फॉर्म एक ऐसी फॉर्म जहां पर एक ही फॉर्म के अंदर एनालाइज करना मिनिमम 2 साल का, मतलब एक ही फॉर्म, ये मान लो कोई एक फॉर्म है, उसके अंदर पिछले 2 साल की रिपोर्ट को हम एनालाइज कर सकें कि भाई यहाँ पर ये ज़्यादा था, यहाँ पर ये कम है, यहाँ पर ये कम है, यहाँ पर ये ज़्यादा था। तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों पिछले मतलब एक ही फॉर्म के अंदर पिछले 2 साल की, इस साल की और एक प्रीवियस ईयर की, दोनों की रिपोर्ट को क्या कर सके? कंपेयर कर सके। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा फॉर्म।
तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक ही फर्म के अंदर की जो भी रिपोर्ट होती है उन्हें हम एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा आता है इंटर फर्म। अब इंटर फर्म क्या है, देखो यहाँ पर दो अलग अलग कंपनियां होती हैं, दो अलग अलग कंपनियों की रिपोर्ट को एनालाइज करा जाता है। ठीक है, हमें जानना है कि मैं चाहता हूँ मेरे को ना पैसे इन्वेस्ट करने हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में। अब सिंपल सी बात है, मेरे को ये पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है। तो मैं दो या दो से ज़्यादा कंपनियों की जब रिपोर्ट्स को एनालाइज करता हूँ, उनको आपस में कंपेयर करता हूँ, तो उसे हम कहते हैं इंटर फर्म। दो कंपनियों के बीच की जो भी एनालिसिस होती है उन्हें हम इंटर फर्म का नाम देते हैं। और इसके अंदर जो रिपोर्ट एनालाइज होती है वो होती है विद इन 1 ईयर, 1 साल की रिपोर्ट को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई मेरी एनालिसिस की बात। अब इसके अंदर के जो 2 पॉइंट रह गए थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उनको हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल के बेसिस, जैसे पहला आप बात करें हम पीरियड की, तो यहाँ पर 2 और मोर ईयर स्टडी। हॉरिजॉन्टल जो हमारी बैलेंस शीट, देखो मैंने आपको 2 बातें बताई थी, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, दूसरी होती है हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट। तो जो हम बनाते हैं अभी, मतलब हमने पिछले फर्स्ट बुक में बनाई थी, वो बनाई थी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। अब जो हम बना रहे हैं वो कौन सी बना रहे हैं, वो बना रहे हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में क्या फर्क होता है, तो ये जो होती है 2 और मोर ईयर्स की स्टडी में मदद करती है, और ये जो होती है 1 अकाउंटिंग ईयर की स्टडी में मदद करती है, जो वर्टिकल होती है। ठीक है, सेकंड आइटम स्टडी ऑफ सेम आइटम, जो हॉरिजॉन्टल में होते हैं उसमें सारे सेम आइटम्स आते हैं। ठीक है भाई, एसेट्स आ रही है तो सारी एसेट्स ही आ रही है। और इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ डिफरेंट आइटम्स, हम इसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग आइटम्स की स्टडी कर सकते हैं। अब बात करेंगे इन्फॉर्मेशन की, तो ये जो है ना, ये हमें अमाउंट में भी इंफॉर्मेशन देता है एज वेल एज परसेंटेज फॉर्म में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कौन सा, हॉरिजॉन्टल। बात करेंगे वर्टिकल की, ओनली इन परसेंटेज फॉर्म, ये हमें किस में देता है, परसेंटेज फॉर्म में इंफॉर्मेशन देता है। फिर बात करते हैं हम स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ऐसी स्टेटमेंट होती हैं, और ये होती है हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इसके नाम है हॉरिजॉन्टल के, वर्टिकल के। अच्छा, इसके अदर नेम की बात करें तो इसके अदर नेम को बोला जाता है डायनामिक, और इसके अदर नेम को बोला जाता है स्टैटिक। तो बच्चों ये तो थी मेरी सेकंड चैप्टर की पूरी वीडियो। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो तो क्या है कि मैं सारी की सारे ना आपको सैंपल पेपर्स कराने वाला हूं, तो अगली वीडियो जो भी होगी वो हमारे सैंपल पेपर से रिलेटेड होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नए सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।